Hello and welcome to the Knowledge Source. So in this session, we'll discuss about the recent satellite that has been made by the USA of NASA and ISRO of India. So in this session, we'll discuss about a satellite has been formulated between the both of these countries under the mission of NISHAR. So we'll discuss about what is this mission NISHAR and how it will be helpful in terms of changing climatic patterns in our world system. And apart from this, we'll also discuss the some of the important components related to this satellite. So before starting this session, I would like to say you can join through our Telegram channel and the Facebook channel, whose link is being given in the description, so that the notification you can get easily related to any topics we are covering. सो अगर मैं बात करूं कि नासा और इसरो के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ था निसार, जो कि ईयर 2014 में हुआ था, उसी के मद्देनज़र अभी एक सैटेलाइट दोनों कंट्रीज़ के जो ये स्पेस एजेंसीज़ हैं उनके बीच में ये फॉर्मुलेट किया गया है। और ये जो सैटेलाइट जो है वो अराउंड 0.4 इंचेस तक किसी भी एरिया को ये कवर अप कर सकता है, और किसी भी तरीके के जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं और जो क्लाइमेटिक चेंज के चलते जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, स्पेशली अगर हम अर्थ के बारे में बात करें, और जो जिस तरह के कंडीशंस अभी प्रिवेल कर रहे हैं उससे निपटने के लिए ये सैटेलाइट बनाया गया है, स्पेशली अगर हम क्लाइमेटिक पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए। और ये जो सैटेलाइट है वो 2022 में ये शायद लॉन्च हो सकेगा फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। और इस सैटेलाइट को बोथ नासा और इसरो के द्वारा ये फॉर्मुलेट किया गया है। सो अगर मैं बात करूँ आप निशार के बारे में, तो देखिए ये जो एग्रीमेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि 2014 में दोनों स्पेस एजेंसी जो यूएसए और इंडिया के दोनों स्पेस एजेंसी के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ था, जिसमें कि नासा ने इसमें एग्रीमेंट में ये नासा की तरफ से ये प्रॉमिस किया गया था कि वो सबसे पहले तो रडार जो है वो रडार सिस्टम सैटेलाइट जो है वो प्रोवाइड करेंगे इंडिया को। इसके बाद हाई रेट जो कम्युनिकेशन सब सिस्टम जो है साइंटिफिक डेटा को एनालिसिस करने के लिए वो प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद जो जीपीएस रिसीवर और पेलोड डाटा जो सब सिस्टम्स हैं, वो तीनों ये सब चीज़ें इंडिया के स्पेस एजेंसी को प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं इंडिया ने इसमें इस कोलैबोरेशन में ये बोला था कि जो स्पेस क्राफ्ट बस जो है इंडिया वो प्रोवाइड करेगा नासा को। इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ रडार सिस्टम, जिसे हम एस बैंड के नेम से भी जानते हैं, वो प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ साथ जो एसोसिएटेड लॉन्च सर्विस व्हीकल्स हैं या फिर जो लॉन्च सर्विस व्हीकल्स इंडिया यूज़ करता है, जैसे कि पीएसएलवी, जीएसएलवी, तो ये इसमें भी इंडिया ने ये कहा गया है इंडिया की तरफ से कि वो नासा को इसमें प्रोवाइड करेंगे। इसमें अगर मैं आपको बताऊं निशार मिशन के बारे में, तो देखिए इसमें तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जो अगर मैं बात करूं जो फोकस इसमें एरिया रखा गया है, सबसे पहले तो निसार जो है वो वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सैटेलाइट जो है, ये जो ऑल सेट टू लॉन्च इन 2022। और इसके साथ जो है अराउंड 1.5 यूएस बिलियन डॉलर्स में पैसे खर्च हो चुके हैं। और इसके जो मोडस ऑपरेंडी में बोलूँ या फिर जो की कंपोनेंट्स जो इसको कवर अप करेगा, इसमें बहुत सारे ऐसे क्लाइमेटिक जो पैटर्न्स पे ये नज़र रखेगा, जहाँ पे किस तरीके से वोल्केनोज हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिसके चलते वेरियस हैजार्ड्स हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा वो मेजर एरिया इसका रहेगा। आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊँ कि ये जो सैटेलाइट है क्यों इंपॉर्टेंट है। आप अभी 2020 में एक फानी जो उड़ीसा में साइक्लोन जो था वो उन्हें वहाँ कोस्ट से, उड़ीसा के कोस्ट से टकराया था, जिसमें ओनली 3 पीपल्स वर किल्ड। और वहीं अगर आप देखें 2 डिकेड पहले 1999 में आप जाएं, तो वहाँ पे अराउंड 10,000 पीपल वर किल्ड बिकॉज ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस दैट वे हैपेंड इन ईयर 1999। तो आप सोच सकते हैं कि अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हमारे पास नहीं रहेंगे और इस तरीके टेक्नोलॉजी नहीं रहेंगे जहाँ पे हम पहले से ही प्री एज्यूम करके जो किस तरीके डिजास्टर है, कितना इम्पैक्ट हो सकेगा, ये सब अगर हम देखें, तो इसके चलते ये जो सारे सिचुएशंस हैं वो हमें देखने को मिलता है, और जिसपे कि ये गवर्नमेंट इस पे इसीलिए इतना पैसा खर्च कर रही है। सो अगर मैं बात करूं कि ये जो अगर बेनिफिट्स इसकी निसार सिस्टम के मिशंस के कौन कौन से मेजर बेनिफिट्स मिल पाएंगे हमें, देखिए सबसे पहले तो ये मेजर करेगा आइस मास और जो भी लैंड सरफेस मिशंस हैं, जो किस तरीके से चेंजेज हो रहे हैं आइस में। अगर देखें हम कि जो अंटार्कटिक रीजन में किस तरीके से आइस जो ब्रेकिंग हो रही है, डिप्लेशंस हो रहे हैं, तो ये जो श्रिंकिंग के चलते जो हम देख रहे हैं कि जब वो टूट के नीचे गिरते हैं तो इससे सी लेवल राइज हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इस पे ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस किस तरीके से हो रहा है क्लाइमेटिक चेंजेस के चलते। इसके बाद मेजर फोकस ये रखा गया है कि जो फंडामेंटल और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है क्लाइमेटिक चेंजेस एसोसिएटेड प्रॉब्लम से, उनको अंडरस्टैंड करना वेरी माइन्यूटली, सो दैट वी कैन एनालाइज एंड
come to the conclusive point that we have to work very efficiently in terms of protecting the environment. इसके बाद जो मेजर एम है इसमें ये फोकस रखा गया है कि असेसमेंट किस तरीके से किया जाए इकोसिस्टम का, और किस तरीके का रिस्पॉन्स क्लाइमेट चेंज के हो रहे हैं, नेचुरल हैजार्डस सोर्स के क्रिएट हो रहे हैं, जो हमारे रिसोर्सेज उसके डिप्लीशन हो रही हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे मेजर फोकस रखा गया है। और आई रियली होप कि ये जो सैटेलाइट लॉन्च होगा इससे हमें मेजर फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे in the future. So I really hope you guys have understood the concept. So that's it for today. Thank you as always for joining.